23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आएंगे हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और हम सिर्फ खबर नहीं दिखा रहे हैं, उसके पीछे सियासी एंगल को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों के अलावा आपके जनप्रतिनिधि क्या सोच रहे हैं, आम जनता क्या सोचती है, यह भी आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सियासी इतिहास से भी रूबरू कराते चल रहे हैं। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो सबसे पहले बात हमारे खास सेगमेंट इलेक्शन टुडे की। इस बेहद खास सेगमेंट में आप जानते हैं हम बात करते हैं उन ताजा सियासी खबरों की जिनका सीधा ताल्लुकात आने वाले विधानसभा चुनाव से होता है और जो खबर पिछले कुछ घंटों में चर्चा का विषय रही है। और इलेक्शन टुडे में यह खबर है, कांग्रेस मांगे प्रोटेक्शन। भिंड में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की भारत जोड़ो उपयात्रा में एक युवक के हथियार लेकर घुसने पर अब सियासी पारा हाई हो गया है, गर्म हो गया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। भारत जोड़ो उपयात्रा में चली गोली ने राहुल गांधी के एमपी में प्रवेश से पहले ही सियासत गर्मा दी है। अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार से राहुल और भारत जोड़ो यात्रा को सुरक्षा देने की मांग की है। इस पर अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस को यात्रा में अनहोनी की आशंका सता रही है, क्योंकि एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की यात्रा में एक युवक ने फायरिंग की थी। ऐसे में कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर मुखर हो गई है। कांग्रेस नेता वीडियो जारी करके सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये जो वर्तमान परिस्थिति है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था उनको चरमरा चुकी है। हमें शंका है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई भी उत्पात कर सकता है, किसी प्रकार की घटना घट सकता है। उनकी सुरक्षा में चूक न हो, इस प्रकार मैं शासन से, मुख्यमंत्री से अपील करता हूं। अगर कोई घटना राहुल गांधी के साथ हुई तो मध्य प्रदेश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। माननीय गृह मंत्री जी को मालूम होगा कि हमारे अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी और प्रतिपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्होंने, कमलनाथ जी ने उनसे निवेदन किया था कि जिस तरह दक्षिण के प्रांतों में यात्रा बहुत शांतिपूर्ण निकली, मध्य प्रदेश में भी हमारी यात्रा को पूरा संरक्षण दिया जाए। राहुल गांधी की यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी और उनकी यात्रा को लेकर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ की चर्चा भी हो चुकी है। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बैठक भी चली। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी मौजूद थे। बैठक में यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में विचार विमर्श किया गया था। हालांकि अब सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जिस पर बीजेपी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। गोविंद सिंह जी के साथ कोई घटना नहीं है, ये एक विषय अलग है। दूसरा विषय है घटना का। कट्टा लेके जो आया, ये दो लोगों का विवाद है, जीतू गुर्जर का और अवधेश जी तोमर का। ये दोनों शराब के काम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और ये उनका विवाद है। अब ये गोविंद सिंह जी माननीय को सोचना चाहिए कि इस तरह के शराब से जुड़े हुए लोग, शराब माफिया लोग यात्रा में ना आए। अपराधियों को जोड़ने के लिए यात्रा थोड़ी निकाली है आपने। अब यात्रा का आपने अलग ही ढंग से प्रवासित कर दिया, ये ठीक नहीं है और उसको कानून व्यवस्था से मत जोड़ो। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है, इस लिहाज से कांग्रेस के लिए राहुल की यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अब राहुल की यात्रा को केंद्र में रखकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है और गोविंद सिंह की यात्रा में हुई घटना से उसे एक मौका भी मिल गया है। लेकिन इसी घटना ने बीजेपी को भी इस पूरी यात्रा को कटघरे में खड़ा करने का बहाना दे दिया है और नरोत्तम मिश्रा ने हमलों की शुरुआत भी कर दी। कुल मिलाकर नवंबर का महीना एमपी की सियासत में काफी हॉट रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सियासत में खबर कभी पूरी नहीं होती कि जब तक उसके एंगल को हम बेहतर ढंग से समझ ना पाए। और इसी एंगल को समझने के लिए आप जानते हैं हमने आपके लिए खास सेगमेंट तैयार किया है, चुनावी शाखा।
चुनाव शाखा हमने इसलिए बनाई है ताकि हम खबर के उस पीछे के सियासी गणित को भी समझ सके। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड होते हैं जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी चुनावी शाखा में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। शैलेंद्र जी, एक दिन पहले ही हमने चर्चा की थी, बीजेपी को एक मौका मिल गया था कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। मध्य प्रदेश पे हमने चर्चा की थी, किस तरह से हमला बोल रही थी, लेकिन आज तो उलट हो गया, कांग्रेस प्रोटेक्शन मांग रही है। देखिए, सियासत में दीपक कभी कभी चुप रहना सबसे अच्छी रणनीति होती है, लेकिन ये कांग्रेस के लिए हमेशा एक मुश्किल टास्क रहा है। और आज जिस तरह से प्रतिक्रिया आई, जिस तरह से कल भिंड में गोली चली और कांग्रेस नेताओं की जिस तरह से प्रतिक्रिया आई और उन्होंने प्रोटेक्शन की मांग की, तो ये इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो कांग्रेस को उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता बीजेपी से ज़्यादा चिंता उसकी आंतरिक जो गुटबाजी है उसको लेकर भी है। देखिए, जब भी कोई कार्यक्रम होता है कांग्रेस का, तो कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी उस पर हावी होती है और कांग्रेस के ज़्यादातर प्रोग्रामों में ये निकल कर आता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो भारत जोड़ो यात्रा है, तो इस दौरान कांग्रेस को बड़ी सावधानी रखनी होगी। और बीजेपी ने इस चीज़ को पकड़ लिया है। जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी का जो आपने बयान सुना होगा कि उनकी आपसी लड़ाई है, तो इसको हवा देने में बीजेपी पीछे नहीं रहेगी। तो इसका एक गलत असर भी जा सकता है और कांग्रेस की गुटबाजी साफ साफ इतने बड़े प्रोग्राम में दिख सकती है। तो बीजेपी इस चीज़ को हवा देगी और कांग्रेस को ये चाहिए है कि इस तरह की चीज़ों को वो अपने कंट्रोल में रखे, क्योंकि देखिए इसका अंदेशा कहीं ना कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि पोस्टर में सिर्फ राहुल गांधी के या बड़े पदाधिकारियों के ही पोस्टर्स होंगे, उनके नहीं होंगे। तो ये एक इस चीज़ को पहले ही वरिष्ठ नेताओं ने भाप लिया है, लेकिन मैदान में वो इसको कितना नियंत्रित रख पाते हैं ये एक बड़ी बात होगी। और जिस तरह से बयानबाजी चलेगी और जिस तरह से एजेंडा सेट होगा इस यात्रा का, 12-13 दिन राहुल गांधी मध्य प्रदेश में रहेंगे, तो काफ़ी कुछ इस तरह की, ये तो शुरुआत है दीपक, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें होनी हैं। और आखिरी में जब यात्रा खत्म होगी तो कहाँ पर बातें ठहरती हैं, कौन सा मुद्दा हावी होता है, और बीजेपी को भी इस चीज़ का ख्याल रखना होगा या वो रख भी रही होगी कि कोई ऐसी अनहोनी ना हो इस यात्रा के दौरान जिसका एडवांटेज कांग्रेस ले जाए। तो ये बड़ा बारीक सा मामला है, ये दोनों पार्टियों के लिए फूक फूक कर कदम रखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ से जो हवा बनेगी वो पूरे देश में जाएगी। हिंदी बेल्ट में ये यात्रा प्रवेश कर रही है, तो ये निश्चित रूप से ऊपर के नेताओं की और हाईकमांड्स की भी इस पर नज़र होगी कि मध्य प्रदेश में ये यात्रा कैसे चाहती है। जी दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने शैलेंद्र जी, सटीक विश्लेषण किया। और देखिए, अब वक्त भी ज्यादा रहने गया, 10-11 दिन बाद राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी हमारे साथ इस चुनावी शाखा में जुड़ने के लिए। और चलिए, अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट यानी बूथ बाजा की। बूथ बाजा में आप जानते हैं हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम आपको लिए चलते हैं भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा, जहां करीब 4 दशकों से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस भी यहां अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। 23 की तकरार, किसकी बनेगी सरकार? बात गोविंदपुरा विधानसभा सीट की हो रही है। वैसे तो यहां भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कब्जा रहा। बाबूलाल गौर लंबे समय तक यहां से विधायक रहे। अब उनकी पुत्र वधू कृष्णा गौर यहां से विधायक है। 2018 के चुनाव में कृष्णा गौर का सामना गिरीश शर्मा से था। गिरीश शर्मा अब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लेकिन इस बार का मुकाबला होगा क्या 2023 में कुछ रंग और होंगे गोविंदपुरा विधानसभा के? तो चलिए आज समझते हैं गोविंदपुरा का हाल। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की पहचान BHEL के साथ साथ पूर्व CM बाबूलाल गौर के नाम से भी होती है। गौर भेल के मजदूर नेता रहे और संघ से जुड़ने के बाद बीजेपी से जुड़ गए और लगातार चुनाव जीतते रहे। उनकी शख्सियत के सामने कोई मुद्दा नहीं चला, बल्कि उनके बाद भी गौर परिवार का यह वर्चस्व है। और वर्तमान में क्या हालात हैं, इसे जानने हम इसी विधानसभा के इंद्रपुरी और सोनागिरी आ पहुंचे हैं, जहां विकास को लेकर मोदी हिंदुत्व पर खूब बात होती है। बात चाहे छोटे रोजगार करने वाले से हो या खान पान की दुकान पर हो। अब चुनाव होंगे 2023 में, तो क्या होगा इसमें सर? जैसे अगर चुनाव होंगे, मेरा मानना यह है, जैसा कि मैं रोज़ न्यूज़ में पढ़ता हूं और देखता भी हूं कि भाजपा ने बहुत अच्छा वर्क किया है। क्यों इस बार क्या होगा चुनाव में? बीजेपी जीतेगी, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं ना।
अच्छा काम किया है। क्या चाहिए गरीबों को? क्या चाहिए, रोजी रोजगार भी तो सही सलामत नहीं चल रहा है। सुबह से बैठते हैं शाम तक ऐसा सोचते हैं भगवान दाल रोटी के पैसे आ जाएं, बस बहुत है उतना ही। अच्छा, सरकार कौन सा अच्छा काम करती है? वो कमल वाली काम करती है या पंजा वाली? अब साहब ये क्या बता दें, वैसे तो बीजेपी काम अच्छा कर रही है। गोविंदपुरा विधानसभा साफ सुथरी है। यहाँ की हरियाली और चौड़ी सड़कें विकास को बताती हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम, उखड़ी सड़कें लोगों की परेशानी बनती हैं। वर्तमान में यहाँ की विधायक कृष्णा गौर हैं और एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। इन्हें अपने सहज व्यवहार और कामों की बदौलत जनता से फिर आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है। कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र 230 विधानसभाओं में ऐसा क्षेत्र है जहां हम परिवार भाव के साथ काम करते हैं और इसलिए वहां की जनता हर सुख दुख में हम उनके साथ और वो हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ है, हमें था और हमेशा रहेगा। इसलिए हमें परिवार भाव के साथ काम करने में आनंद आता है, काम करने में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी को कोई पराजित नहीं कर सकता। कांग्रेस के सामने ये विधानसभा बड़ी चुनौती रही है। 2018 में युवा नेता पूर्व पार्षद गिरीश शर्मा को मैदान में उतारा गया, लेकिन कृष्णा गौर उन पर भारी पड़ी। इस बार पार्टी नए उम्मीदवार की तलाश में है। देखिए, चयन का आधार की विधानसभा चुनाव में अधिकतर वही व्यक्ति जो लगातार वहाँ पर मतदाताओं के बीच में घूमता है, उनकी समस्याओं से रूबरू होता है, उनकी मदद करता है, तो जनता उसको पसंद करती है। भारतीय जनता पार्टी में भी जो पहले एक कद्दावर नेता थे स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी, वहाँ से लगातार जीतते आए हैं, लेकिन अब उनके जाने के बाद अब वहाँ पर स्थिति भारतीय जनता पार्टी में भी बदल रही है और वहाँ पे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों में द्वंद्व मचा हुआ है। हर व्यक्ति पार्टी का ये चाहता है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ ले, उसमें बाहरी उम्मीदवार भी रहते हैं क्योंकि लगता है कि 10 बार से जीत रही है, मैं भी लड़ लूँगा, जीत जाऊँगा। तो भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष की स्थिति इस समय ज़्यादा है और हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से सब बैठ के एक जायजा पर तय करेंगे कि कौन उनमें से उम्मीदवार बेहतर हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं। गोविंदपुरा में सियासी हवा किस तरफ बह रही है, चुनाव से साल भर पहले इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि नेताओं ने जहां इस हवा के रुख को पढ़ना शुरू कर दिया है, तो वहीं मतदाता फिलहाल सियासी उठापटक को दूर से ही देख रहा है। गोविंदपुरा विधानसभा में ना कोई गणित चला, ना कोई समीकरण बदले। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन 2018 में कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला और अब तैयारी यही है कि इस गढ़ के भेद दिया जाए। पर बड़ा सवाल यही, क्या ये आसान होगा? असनी के साथ मनोज सैनी, बंसनी, भोपाल। तो भोपाल के इस गोविंदपुरा विधानसभा के सियासी इतिहास को भी जरा हम समझ लेते हैं। देखिए, राजधानी भोपाल जिले में ये गोविंदपुरा विधानसभा आती है, ये सीट आती है और ये बीजेपी का अभेद गढ़ है, इसे कोई भेद नहीं पाया है। पूर्व सीएम बाबूलाल गौर लगातार 10 बार यहां से जीते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। 2018 के चुनाव में उनकी बहू कृष्णा गौर ने जीत हासिल की। फिलहाल बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर यहां से गोविंदपुरा से विधायक है। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की, जिसमें हम आपको मिलवा रहे हैं आपके जनप्रतिनिधियों से और जान रहे हैं कि आने वाले चुनावों को कैसे देख रहे हैं, चुनाव को लेकर उनकी पार्टी कैसे सियासी जमावट कर रही है। साथ ही जानेंगे वो कौन से मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी के आयामों पर खरे उतरेंगे, उन्हें सफलता दिलाएंगे। बोले तो नेताजी में आज मिलिए सांसद राकेश सिंह से, जो मध्य प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। बोले तो नेताजी में आपका स्वागत है। हमारे इस खास सेगमेंट में हम उन शख्सियतों को आपसे मिलवाते हैं जो शहर का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे साथ हैं राकेश सिंह जी। सब 1 साल बचा है चुनाव को, किस तरफ हवा बह रही है, हवा की बयार किस तरफ बह रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, देश में
पूरा राजनीतिक चित्र बदल चुका है। अब सब कुछ विकास आधारित सोच जनता की बन चुकी है और उसी के इर्द गिर्द देश की राजनीति हो या प्रदेश की राजनीति वो चलती है। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में लोगों ने बहुत गंभीरतापूर्वक इस बात को स्वीकार कर लिया है कि माननीय मोदी जी का नेतृत्व देश में, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी का नेतृत्व, ये प्रदेश और देश दोनों को ही विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाएगा। हिंदुत्व को लेके हमेशा बीजेपी आगे बढ़ती रही है और बढ़ते जाएगी, तो हिंदुत्व कितना असर डालेगा इन आने वाले विधानसभा चुनावों में? हम एक ही बात लोगों से कहते हैं कि ये देश एक है। एक देश है तो देश के विकास को लेकर विचार भी एक होना चाहिए कि देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर सोच भी लोगों की यही होना चाहिए। आतंकवाद, भ्रष्टाचार को लेकर भी लोगों की एक ही सोच होना चाहिए और विकास के मामले में भी सब एकमत हों। जो सरकार विकास के रास्ते पर देश को और प्रदेश को आगे लेकर जा रही है, उसके साथ खड़े होने की आदत अब देश और प्रदेश दोनों ही जगह डल चुकी है और इसलिए हिंदुत्व, कई बार हिंदुत्व के सामने विकास को बौना करने की कोशिश होती है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि हिंदुत्व पहले से था, कोई नई बात नहीं, हमारी रगों में हिंदुत्व है। हम स्टेट की बात करें, एक तरफ है कमलनाथ, दूसरे तरफ है सीएम शिवराज, कितना इनके व्यक्तित्व कितना अंतर पैदा करेगा आने वाले चुनावों में? देखिए, यहाँ भी वही बात आती है कि कमलनाथ जी पहले भी थे, कमलनाथ जी आज भी हैं और हम सभी ने अभी देखा, हाल में उपचुनाव हुए थे और उन उपचुनाव में सारी सीटों पर ही लगभग 2 सीटें छोड़ दें तो सब पर भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई। वहाँ कमलनाथ जी भी थे और वहाँ शिवराज सिंह चौहान जी भी थे। जबलपुर की बात करें तो 8 विधानसभा थी जिसमें से बड़े बड़े नाम थे वो धराशायी हो गए, तो कहीं ना कहीं बीते चुनाव की कुछ गलतियां भी थी जिनकी वजह से बड़े चेहरे भी को भी हार का सामना करना पड़ा। इस बार क्या आपके तरफ से ऐसा कुछ रहेगा कि जो हमने जो सीटें खोई हैं वो वापस हम कवर करें, वापस उनको जीतें, वापस उनमें जीत दर्ज करें? पिछले चुनाव में ये बात सच है कि जबलपुर में हमें कुछ सीटों पर नुकसान हुआ, लेकिन इस बार वो नुकसान होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन कारणों से हमें वो नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने उन कारणों को समझ लिया और उन कारणों को समझ करके उनमें से काफ़ी कुछ को दूर भी किया है और आने वाले समय में वो कोई भी कारण ऐसा बाकी ना रहे, इसकी चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, सरकार के प्रति लोगों का विश्वास है। महापौर का चुनाव जैसे जबलपुर में हम हारे, लेकिन पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जितने जीते उतने अभी तक कभी नहीं जीते थे। ये साबित करता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आने वाले समय में खड़े होने वाले हैं। सांसद राकेश सिंह जी साफ तौर पे कॉन्फिडेंट है कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार जीत दर्ज करेगी और फोर्थ यानी चौथी बार अपनी सरकार बनाएगी। साथ ही जबलपुर में जो बीते चुनाव हुए थे, जो सीटें बीजेपी हारी थी, ये बात भी है कि वो जो सीटें हारी हैं उनको दोबारा जो है बीजेपी के खाते में जोड़ा जाएगा। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। देखिए साहब, सियासत का जायका भी पानी पूरी की तरह खट्टा मीठा है, तो मिठाई की तरह मीठा भी है। हमने आज उज्जैन में पानी पूरी के साथ चुनावी जायका लेने की कोशिश की। चलिए। स्वाद मुंह का हो चाहे चुनाव का, चुनाव के समय भी कहीं ना कहीं जो स्वाद रहता है वो एक पार्टी को कहीं ना कहीं राज आता है। आज से इस स्वाद के बीच में बात करते हैं चुनावी जायके की। जो आने वाले 23 का जो चुनाव होना है उसमें आखिर कौन सी पार्टी चुनाव का जायका जीत में हासिल करेगी। आप देख सकते हैं कई लोग हमारे साथ हैं। 2023 का चुनाव आने वाला है, क्या कहेंगे? भाजपा की सरकार चाहिए। क्यों चाहिए आपको भाजपा की सरकार? भाजपा का जो कार्य है वो कांग्रेस से कई गुना अच्छा है। आने वाला चुनाव उसको कैसा आप चटपटा बनाएंगे? बिल्कुल बढ़िया बनाना चाहते हैं। सरकार अच्छी होगी तो हमारे को भी अच्छा मिलेगा, फायदा मिलेगा। बिल्कुल चटपटे जैसा स्वाद इनको दिखाई दे रहा है और पानी पूरी का स्वाद जो रहता है वो खासकर तो लड़कियों के लिए ज़्यादा चटपटा रहता है। लेकिन इस बार जो पानी पूरी का जो स्वाद है वो कहीं ना कहीं युवाओं पर सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि पानी पूरी के लिए हर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर पानी पूरी का स्वाद लेना चाहते हैं। आने वाला चुनाव का समय किस प्रकार देखते हैं? चुनाव का जो समय आ रहा है, भाजपा ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए आखिर? वो विकास करते हैं, अच्छा करते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, इनका कहना है कि चुनाव में भाजपा कार्य करती है। आपने भी पानी पूरी का स्वाद लिया है,
आने वाले चुनाव का जो स्वाद है वो किसकी तरफ बढ़ने वाला है? मैं तो बोलता हूँ भाजपा को तो आना ही नहीं चाहिए। 2020 में एमपीपीएससी की एग्जाम हुई थी, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अगर ऐसी सरकार अगर जो रिजल्ट नहीं दे सकती, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के उस पर रिजल्ट नहीं दे सकती, ऐसी सरकार युवा को क्या चलाएगी? बदली ऐसी सरकार को। अब हम पानीपुरी के बाद चाय वालों से भी बात करते हैं। भैया, आप चाय की दुकान चलाते हैं, चुनाव आने वाला है, चुनाव में कौन सी सरकार चाहिए आपको? सरकार या मोदी की चाहिए और क्या चाय बनाने वाली। देख सकते हैं मोदी की सरकार के फैन है, उनको चाहिए मोदी जैसा ही आदमी। 2023 में चुनाव आने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? बीजेपी सरकार। आखिर क्यों चाहिए बीजेपी सरकार? काम अच्छा है हमारा लिए और क्या है। बिल्कुल देख सकते हैं इनका बीजेपी की सरकार की तरफ रुख है, लेकिन जो मुद्दे हैं, आखिर मुद्दे कौन से होना चाहिए पार्टी के लिए, हम उसका भी एक जिक्र करते हैं। आपने पानीपुरी का तो स्वाद चखा है, किस प्रकार का स्वाद लगा आपको? बहुत अच्छा स्वाद है। खट्टा है कि मीठा है? मिक्स है दोनों। चुनाव आने वाले, चुनाव में कैसा आपको खट्टापन चाहिए कि मीठापन चाहिए? मीठापन चाहिए। कैसे आएगा मीठापन? मीठापन बीजेपी सरकार से आएगा। क्या किया है उन्होंने 5 सालों में कार्य? उन्होंने बहुत कुछ कार्य करे हैं, बस उन्हें थोड़ा सा रोजगार की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। युवा उन्हें घूम रहे हैं, उनको कुछ रोजगार मिलेगा अच्छा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पानीपुरी का जो स्वाद है, किसी को मीठा लगा, किसी को खट्टा लगा, वैसा ही 2023 का जो रिजल्ट आएगा वो किसी के लिए मीठा होगा तो किसी के लिए खट्टा होगा। गगन परियार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। चलिए, बारी है जन का मन टटोलने की। ग्वालियर में हमने जाना कि 2023 में जनता क्या चाहती है और उनकी नजर में चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। साफ सफाई का प्रमुख मुद्दा हो सकता है, क्योंकि ग्वालियर में जितनी भी स्वच्छ की जो भी आपकी स्मार्ट सिटी का जो डेवलपमेंट का जो फंड आया था, वो सब भ्रष्टाचार में सब कुछ खत्म हो चुका है। कोई भी यहाँ पे साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं हो रहा, सब रोडें वैसे ही वैसे पहले जैसी। कोई नेता आ जाए तो एकदम चमका देते हैं, उसके बाद कुछ भी ध्यान नहीं देते वो लोग। प्रमुख मुद्दा तो मतलब ज़्यादातर यहाँ पे नहीं, हर जगह पे मतलब ग्वालियर में लड़कियों को और मतलब इनके लिए सुरक्षा के लिए होना चाहिए ऐसा, तो यही होना चाहिए प्रमुख मुद्दा, लड़कियों की सेफ्टी के लिए जगह जगह पे। मुझे लगता है ना हिंदू ना मुसलमान, सबको रोजी रोटी की ज़रूरत होती है और रोजी रोटी के लिए इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है, शहर के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए। तो पता नहीं क्यों हमारे बीच से चुने हुए लोग जाते हैं और इतने गंभीर मुद्दे को भूल जाते हैं। तो मैं सभी से चाहूँगी धरातल पर आएँ और देखें कितने नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं और हम सबको बहुत ज़रूरत है उद्योग की। जब उद्योग का विकास होगा तो देश का विकास होगा, तो प्लीज़ उद्योग पे फोकस होना चाहिए। जो इस समय देश का एक ज्वलनशील और काफ़ी सोचनीय विषय है वो है हिंदुत्व, और मैं ये चाहती हूँ कि जो अब चुनाव का विषय आ रहा है उसमें हिंदुत्व को आगे रखते हुए चुनाव लड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी नज़र से चुनावी मुद्दा एक महिला सशक्तिकरण पर जोर देना चाहिए। जैसे हमारे महिलाओं का मतलब बिजनेस में महिलाएं आगे आए, महिलाओं की सुरक्षा हो, तो ये चुनावी मुद्दा अच्छा हो सकता है कि महिलाएं सशक्त बने, महिलाओं की सुरक्षा हो। तो बस यही चुनावी मेरा मतलब मानना है कि चलिए, इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।